नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संसद में बहस और सड़क पर संग्राम के बाद सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से आज कोई आदेश नहीं आया, लेकिन सर्वोच्च अदालत में काफी वक्त तक दोनों पक्षों की तरफ से दलीलों का दौर चला। वक्फ कानून पर जोरदार बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने भी अपनी बात रखी और कहा कि कानून लागू करने में पूरी संसदीय प्रक्रिया का पालन हुआ। न्यायालय ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई, लेकिन वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर कड़ी चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि वक्फ के नाम पर हिंसा बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। आज बात इसी मुद्दे पर, क्या सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के जरिए ही देश में वक्फ कानून को लागू किया जाए। वक्फ का जो सुधार हुआ है, इसमें जो भय और भ्रम का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पे मुसलमानों के बीच जाकर एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का काम इन लोगों ने निरंतरता में किया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ विक्रांत सिंह जी हैं। शुरुआत आरसी जी आपके साथ। क्या वाकई में आपको लगता है कि कोर्ट के जरिए ही अब देश में हर फैसले का इंसाफ होगा और लोकसभा में जो भी बहुमत के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था से कोई कानून बनेगा उसको चैलेंज होना ही पड़ेगा? ये आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन देश के अंदर चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, तमाम शक्तियों का संतुलन देश के संविधान ने दिया है। कोई भी शक्ति इतनी निरंकुश ना हो ताकि वो अपनी निजी और अपनी मर्जी से फैसले लेने लगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट किस मामले में इंटरवेन कर सकता है, संसद क्या बना सकती है, कार्यपालिका क्या एग्जीक्यूट कर सकती है, ये तमाम जो इंटरप्रिटेशन है ये एक दूसरे से कोरिलेट है। कोई भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि उसे संपूर्ण हक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने संविधान प्रदत्त शक्तियों के आधार पे जो भी लोगों को किसी को अगर लगता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं जरूरी नहीं कि वो भी वैसे की ही चीजें लागू हो जाती है। देश की संसद चाहे तो उन्हें भी बदलती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों का अपना एक प्रोग्रेटिव है, जिनका एक अधिकार है कि वो जाके अपील कर सकते हैं, और उसके लिए अगर ये कहा जाए कि बहुमत के आधार पर जो फैसला थोप दिया जाए, जन भावनाओं को दरकिनार कर दिया जाए और संसद के अंदर दी हुई दलीलें ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाए, तो मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो जन भावना है, जन संवाद है, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में किस प्रकार से चर्चा की जाती है, सबसे महत्वपूर्ण है। आप इस ओपनिंग से पहले तमाम जो लोगों के आप वक्तव्य दिखा रहे थे, वो कह रहे थे कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, नैरेटिव बनाया जा रहा है, नैरेटिव बनाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 11 साल 12 साल भारतीय जनता पार्टी को शासन में हो गए, इतनी क्या जल्दी लगी कि वो देश की जनता को भरोसा नहीं दिला पाए और विपक्ष है उनके खिलाफ भी नैरेटिव बना रहा है? ये क्या वजह है कि उनका हर फैसला इस देश की जनता अपने ऊपर थोपा हुआ महसूस करती है? चाहे किसान देश की जनता नहीं, क्योंकि अगर देश की जनता होती तो फिर देश की जनता उनके पक्ष में वोट थोड़ी ना करती। भाई, जनादेश भी तो उसी का हिस्सा है। लेकिन मैं ये भी पूछ रहा हूं आपसे, क्या सुप्रीम कोर्ट में, मुझे जानकारी नहीं है, क्या कांग्रेस भी अपने आप को एक पार्टी के तौर पर नॉमिनेट करेगी वहां पर कि भाई हमें भी सुना जाना चाहिए, हम भी अपना एक वकील देंगे? देखिए, इसमें किसी को कोई जरूरी नहीं है। 100 से ज्यादा वहां पे याचिकाएं हैं, आप भी जा सकते हैं। अगर आपकी भावना लगती है कि मेरे साथ में जो खड़े हुए इस देश की जो लोग हैं, अगर उनकी आवाज को अगर मुखर कर रहे हैं, अगर उनके साथ में उन्हें अगर कोई शंका है तो शंका को भी आप दूर कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं सर, क्या कांग्रेस पार्टी देश के संवैधानिक मूल्यों के साथ में, लोगों के हक और हकूक के साथ में, अधिकार के साथ में खड़ी है, देश के संविधान में भरोसा करने वाले लोगों के साथ में खड़ी है। सर, मैं ये सवाल कर रहा हूं कि क्या कांग्रेस भी इस केस में सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि हमें भी सुना जाना चाहिए, हम भी अपना एक वकील लाएंगे? देखिए, मैं कह रहा हूं कि यहां पे पार्टी नहीं, यहां पे देश के जो अलग अलग लोगों ने याचिकाएं दायर की है, उस याचिकाओं में अलग अलग दल हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, संस्थान हो सकते हैं, जिन्हें अपनी जो ये कानून पेश किया गया है उससे आने वाली चुनौतियों का अगर कोई शंका हो तो वो जा सकते हैं।
किसी को भी कल की कोई अगर मंशा हो तो निश्चित रूप से जो भी चीजें हैं वो हो सकती हैं, लेकिन आप सिर्फ एक टारगेट करके कह रहे हैं कि वो दल जाएगा या नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जनता मायने रखती है या नहीं रखती है। अब ये जो लोग आगजनी पे उतरे हैं वो बेकार उतरे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हो कि संवैधानिक तौर पर सबके बीच में शक्तियों का बैलेंस होना चाहिए, दूसरी तरफ आप सड़कों पर आकर फिर फैसला चाहते हैं कि भाई हम जनता के बीच में जाकर बात करेंगे। या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाएगा जो भी होगा, जनता के बीच में फिर नैरेटिव क्यों? अगर एक केस कोर्ट पहुंच गया है तो फिर वहां सुना जाना चाहिए, जनता के बीच में नैरेटिव क्यों? शैलेंद्र गुर्जर जी, भूल गए, मुझे लगता है कि आप भूल गए। इस देश के अंदर बहुत से नेताओं ने ये ललकार लगा रही है, जब सड़कें सुनी हो जाती है तो सत्ता है निरंकुश हो जाती है। तो सड़कों पे अगर जनता उतर के अगर अपने हक और हकूक की आवाज मांगती है तो वो भी देश के संविधान के ताकत के आधार पर जैसे बंगाल के मुर्शिदाबाद में नहीं। आप चूज कीजिए, मुर्शिदाबाद जाइए, आप जहां मर्जी हो आप वहां पे जाइए। लेकिन मैं कह रहा हूं क्या मुर्शिदाबाद के लोगों को, क्या मणिपुर के लोगों को, क्या मेरठ के लोगों का यह अधिकार नहीं कि वो सड़कों पे आके अपनी मांग को रख सके? बिल्कुल है, लेकिन किसी के जान लेने का अधिकार है, लोगों का हक नहीं है। भाई जिस सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं उस सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, भाजपा चूज करती है वैसे आप चूज करते हैं। सर मैं सवाल कर रहा हूं भाई, या तो कोर्ट में भरोसा होता है या नहीं होता है, या तो भरोसा होता है या नहीं होता है। वापस मैं आता हूं आपके पास, एसएस अली साहब हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। एसएस अली साहब, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर आज सुनवाई हुई, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं 2-3 बिंदु में जरा बताइए सर आज महत्वपूर्ण क्या रहा? सर मैं आवाज कट गई आपकी आवाज आ रही है सर, बताइए प्लीज। आवाज कट गई नहीं, आपका सवाल नहीं आया मेरे पास में। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या महत्वपूर्ण रहा, पहला सवाल, और दूसरा कपिल सिब्बल को जो पैरवी के लिए रखा गया है इसलिए ताकि वो कांग्रेस और वक्फ दोनों को वहां पर रिप्रेजेंट कर सके, या आपको लगा सबसे बेहतरीन वकील वही हैं उन्हीं को हम रख लेते हैं? नहीं, वो काबिल वकील हैं, हम उन पर भरोसा, देश के सर्वोच्च न्यायालय के बड़े वकील हैं, उन पर हम भरोसा करते हैं, इसलिए वो हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ शामिल हुए। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में आज जो दलीलें हुई ये वही दलीलें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वही सवाल आए हैं। आवाज कट रही हुई? नहीं, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलते रहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वही सवाल किए गए हैं जिस सवाल के ऊपर पूरा देश के मुस्लिम जो हैं एतराज कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी क्या आप हिंदू बोर्ड के अंदर किसी मुस्लिम को रखेंगे? जब आप नहीं रखेंगे, आपने किसी भी कानून के अंदर ऐसा प्रोविजन नहीं दिया है, तो फिर आपने यही क्यों रखा कि साहब मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर दो गैर मुस्लिम आएंगे? आपने तो, आप देखिए विजेंद्र जी पूरा एक्ट की आप इंटेंशन देखिए, पूरे एक्ट को देखिए आप। कोई भी अमेंडमेंट जो आता है वो उस एक्ट को और मजबूत करने के लिए आता है, उस चीज को और अच्छी तरह सुधार करने के लिए लाया जाता है। सर जरा एक बार निकालिए वक्फ कानून को जो लोकसभा से पारित हुआ है और बताना उसके कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड के अंदर 2 गैर मुस्लिम होंगे जो वहां की एग्जीक्यूटिव बॉडी का हिस्सा होंगे, जो डिसीजन मेकर होंगे। जरा एक बार निकालिए, मैं वापस आ रहा हूं और ऑडियो को भी आपका चेक करा रहा हूं। विक्रांत सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट जाना इसलिए अच्छा है कि भाई अगर कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को दूर किया जाना चाहिए क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। क्या वाकई में जो नैरेटिव किसी भी एक तरफ से देश के अंदर बनाया जा रहा है उस पर पूर्ण विराम के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई और उस पर फैसला जरूरी है? देखिए विजेंद्र जी, एक तो ये थोड़ा सा मैं करेक्ट करूं कि अब वक्फ एक्ट नहीं, ये उम्मीद एक्ट है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। और इस उम्मीद एक्ट ने एक उम्मीद जगाई थी जिसे कांग्रेस और विपक्षी दल मिलकर के नाउम्मीद करना चाह रहे हैं। देखिए राहुल गांधी की राजनीति एक अराजकतावादी की राजनीति रही है। कभी वो जाति जनगणना के जाति के नाम पर देश को बांटने की बात करते, कभी भाषा के नाम पर देश को बांटने की बात करते हैं। अब वापस कांग्रेस फिर अपने आप को हिट विकेट कर रही है, सेल्फ गोल कर रही है। जब क्रिश्चियंस वक्फ कानून का, उम्मीद एक्ट का समर्थन कर रहे हैं, हिंदूज उसका समर्थन कर रहे हैं, बहुत बड़ा मुस्लिम तबका भी उसका समर्थन कर रहा है। हमने वो चित्र देखे हैं जहां भोपाल के अंदर लोगों ने जश्न मनाया है, दिल्ली में लोगों ने जश्न मनाया है। दरगाह निजाम के वक्तव्य को भी आपके चैनल पे ही हमने डिस्कस किया था। तो कांग्रेस वहां पर अभी भी उस जमीनी सच्चाई को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है और वो इतनी हताशा में है कि अब वो हर जगह, अब उनके प्रवक्ता भी अराजकता को प्रमोट करने में लगे हैं, लोगों को इंसाइट करने में लगे कि आप सड़कों पर आइए, मुर्शिदाबाद जैसी हिंसा कीजिए, और ऐसी हिंसा को जायज भी ठहरा रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही, एक मिनट, मुर्शिदाबाद की हिंसा को जायज किसने ठहराया सर? कांग्रेस ने, कांग्रेस के अभी प्रवक्ता ने कहा कि इसी तरह सड़कों पे आना चाहिए, उनका हक है।
क्या मुर्शिदाबाद में जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन हो रहा है ये लोगों का हक है? क्या उन्होंने ये संविधान इस कहा तरह कि के जब प्रदर्शन की सरकार इजाजत देता निरंकुश है? हो जाती है तब सड़कों पर आना चाहिए। जो मुझे नहीं लगता, हिंसा- आरसी चौधरी जी कंफर्म कीजिए, क्या जो- मुर्शिदाबाद का जो समर्थन करते हैं आप जो हुआ? देखिए, जो हिंसक मैं- वातावरण वहां है, मैं- क्या हम उसका समर्थन मैं कर ये सकते देख हैं? रहा देखिए, था। एक मिनट, सिर्फ आयन हमें बता दीजिए, क्या मुर्शिदाबाद की घटना का समर्थन करती है कांग्रेस? मैंने जो कहा उसको तो आपने उजागर कर दिया, लेकिन मुझे खेद है कि विषय विशेषज्ञ के तौर पे आके विपक्ष के नेता पे, जो देश के संविधान उन्हें इजाजत देता है, उस पे जिस प्रकार से टिप्पणी की, ये विषय विशेषज्ञ नहीं, ये संघ की शाखा से निकले हुए अरे शाखा सर, के मैं- लोग हैं। मैं कह रहा हूं, सुन आप क्या लीजिए, मैंने नहीं बोला। उससे ये क्या फर्क जो पड़ता है? रुपये, ये जो बहरूपियों के आधार पर जो आरसी आवाज से चौधरी नैरेटिव जी, बनाने का प्रयास आरसी किया जाता चौधरी है, जी, मैं उसकी आरसी निंदा करता चौधरी हूं। जी, जो इन्होंने राहुल गांधी पे भाषा का जो आरसी प्रयोग चौधरी किया, जी, उसे अरे आपको सर, टोकना चाहिए था। आरसी आपके चौधरी जी, चैनल की गरिमा के आधार पे विपक्ष के नेता पे, जो देश के संविधान अरे सर, आप तो देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या-क्या बोल जाते हैं? कांग्रेस का अराजकवादी रवैया, प्रधानमंत्री के लिए क्या-क्या बोल जाते हैं? कांग्रेस के अराजकतावादी रवैये को दिखा रहा है। जो मैंने कहा वो सच है, उन्होंने बता दिया। कांग्रेस और राहुल गांधी संवाद नहीं करना चाहती, न वो इस देश की जनता से संवाद करना चाहती है, न वो राजनीतिक संवाद करना चाहती है। और कांग्रेस के प्रवक्ता की सच्चाई आप सब दर्शक देख रहे हैं। बहरूपियों को मत बुलाइए, जिन्हें विषय का वह नहीं पता हो उन्हें मत बुलाइए। आरसी चौधरी जी, शब्दों की मर्यादा आप भी रखिए फिर भाई, अगर आप किसी को कह रहे हैं तो आप भी मैंने तो रखिए। सुना था, आप भी क्या रखिए। नैरेटिव बनाना चाहते हैं आप? क्या मैं आपसे नैरेटिव सिर्फ बनाना ये चाहते पूछ रहा था, आरसी जो जी, विपक्ष के नेता पे संसद बोल में, रहे आरसी हैं, जी, जिस भारत की भाषा का सर्वोच्च प्रयोग कर रहे पंचायत हैं, में, जिनकी लोकतंत्र की पीढ़ियों ने सर्वोच्च इस मुल्क के पंचायत लिए में शहादत जब इस दी बिल है, पर बहस हो उनके रही थी लिए बात तो कर राहुल रहे हैं। गांधी कहां थे? सड़क, सोनिया गांधी कहां थे? प्रियंका गांधी कहां थी? संगीत चुप हो जाओ, संगीत चुप हो जाओ, ये बात संगीत चुप हो जाओ, संगीत चुप हो जाओ, लोकतंत्र के पैरोकार संगीत संविधान चुप की हो बात जाओ, करते हैं, इनका असली संगीत चेहरा चुप देने हो का जाओ, बोल रहे ये हैं। तुम्हारा चेहरा ये बात है। करते हैं शटअप, जान रहे राजस्थान, लोकतंत्र के अंदर ये हमारी अभिव्यक्ति की पैर के स्वतंत्रता की नीचे बात कर रहे लेकर हैं। है। आज पूरा ये आरसी राजस्थान चौधरी जी, है। आरसी चौधरी जी, एक मिनट भाई, ये विक्रांत सिंह जी, एक वाले मिनट, कौन लोग आरसी हैं? चौधरी जी, एक मिनट भाई, हम जिस मुद्दे पर बात करें उसी पर ही रह लें सर। शैलेंद्र जी, क्या वाकई में सरकार पूरी तैयारी कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने सबसे बेहतरीन वकीलों को उतारा जाए, ताकि जिस मंशा के साथ सरकार सोच रही है कि इस कानून को जमीन पर लाना है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पहुंचे? बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने देखा होगा आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए, उन्होंने कुछ दलीलें रखी और कोर्ट की जो बातें थी उस बातों का उन्होंने जवाब दिया। और जो 3 जजों की बेंच थी जिसको सीजीआई हेड कर रहे थे संजीव खन्ना जी, और उन्होंने स्टे देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हर बात पे आप कोर्ट आ जाते हो और रोक लगाने की बात करते हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल जो भी हैं वो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा पास किया हुआ कानून, आप बताइए मेजॉरिटी से पास किया हुआ कानून लोकसभा में, राज्यसभा में मेजॉरिटी से पास हुआ। और ये बोल रहे थे कि स्टेक होल्डर्स को नहीं, 287 हितधारकों को बुलाया गया था, उसमें मुस्लिम समाज के संगठन भी बहुत सारे थे। और जेपीसी जो बनी थी उसमें 31 मेंबर थे, कांग्रेस के सदस्य थे, विपक्षी दल के सदस्य थे। 38 बैठकें हुई और 113 घंटे बहस चली, 1 करोड़ सुझाव ऑनलाइन पर आए, उसके बाद यह कानून बनाया गया। और कानून किस तरह से पास हुआ यह बताता है कि लोकतंत्र में अभी भी भारतीय जनता पार्टी का विश्वास किस तरह से पूरी तरह कायम है कि इस कानून की कंट्रोवर्सी कितनी बड़ी बनाने की कोशिश की गई कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा, लेकिन यह कानून पास हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आप बताइए, इसलिए होना भाई बहुमत है, लेकिन आपने एक आंकड़ा दिया कि भाई 130 घंटे 130 घंटे 113 घंटे जेपीसी के अंदर बहस हुई। आपने कहा 287 संगठन आए, 1 करोड़ के 287 आसपास, धारक आए, बिल्कुल। 1 करोड़ के आसपास सुझाव आए। जरा बताइए इनमें से कितनों को माना गया? बिल्कुल माना गया। आप बताइए ना, 1995 एक्ट में जो वफ एक्ट में पावर दे दी गई थी, असीमित पावर दे दी गई थी कि ट्रिब्यूनल के फैसले को आप चुनौती नहीं दे सकते हो विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, और किस तरह से तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए 2013 में किस तरह से असीमित पावर और बढ़ाते हुए दे दी गई कि किसी भी संपत्ति पे वक्फ बोर्ड अगर हाथ रख देता है तो वो संपत्ति वक्फ की बोर्ड की हो जाती है और उसके लिए आपको फिर वक्फ ट्रिब्यूनल में लड़ाई लड़नी पड़ती है। आप बताइए जो कुप्रबंधन था उसी को सही करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किसने बनाई थी? यूपीए कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी। 2006 में सच्चर कमेटी ने सच्चा आईना दिखाया था कि मुसलमानों की 65 साल में क्या स्थिति कर दी कांग्रेस पार्टी ने। 60 साल इन्होंने राज किया, आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े, शैक्षणिक रूप से पिछड़े। सच्चर कमेटी ने कहा कि सबसे गरीब अगर कोई तबका है तो मुस्लिम समाज में है, और उसी गरीब तबके को किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाते हुए जो हमारी योजनाएं हैं, जो
नीतियां हैं वो आगे बढ़ी और उनको किस तरह से लाभ हुआ उसका मैं एक नमूना बताता हूं। नहीं, आप देखिए, आज भारत में 15% मुस्लिम समाज की आबादी है, मानते हैं मोटा मोटा। और आप देखिए जो योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उसमें पीएम आवास योजना में 31% लाभ मुसलमान भाइयों को मिला है, उज्ज्वला योजना में 37% का लाभ, मुद्रा योजना में 36% का लाभ, जनधन में 42% का लाभ, किसान सम्मान निधि में 33% का लाभ, पीएम रोजगार सृजन गारंटी में 70% मुसलमान भाई बहनों को फायदा मिला है, केंद्रीय नौकरियों में भागीदारी उनकी 9.5% हो गई है। बताइए ना, आज हम जो काम करने जा रहे हैं हम बिना भेदभाव के कर रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस ने पहले नैरेटिव फैलाया था, नहीं समझिए, ऐसे ही कांग्रेस ने पहले 2 साल पहले नैरेटिव फैलाया था सीए लाएंगे, मुस्लिम भाइयों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। 2 साल हो गए, किसी भी मुस्लिम भाई की नागरिकता खत्म हुई क्या? बताइए। ऐसे ही ट्रिपल तलाक जब हमने देखा कि महिलाओं ने लेटर लिखे, महिलाओं ने लेटर लिखे, हमने उनको शोषण मुक्ति दिलाने का काम किया, उसमें भी नैरेटिव फैलाने का काम किया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो क्या ये अलग अलग प्रदेशों के अंदर या सेंटर तौर पर क्या ये कानून लागू होगा या नहीं होगा, या होल्ड होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, कोई रोक नहीं लगाई है, और आगे बहस होगी। याचिकाएं 100 से अधिक हैं, उन्होंने कुछ चिन्हित की हैं याचिकाएं, उन याचिकाओं के वकील अपने तर्क रखेंगे, फिर सरकार अपना पक्ष रखेगा, पूरी एक बड़ी डिबेट होगी, 3 जजेस बेंचों के सामने डिबेट होगी। अली साहब, कानून के नजरिए से बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसको एग्जीक्यूट करना चाहे तो क्या वो कर सकती है या नहीं कर सकती है? देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आप आने दीजिए, पहले सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आने दीजिए, उसके बाद इस बात के ऊपर हम आपको बताएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सवाल उठाए हैं, ये वही सारे सवाल हैं जो हम लोग उठा रहे थे। हम कह रहे थे कि आपको इस बात की कहां जरूरत आ गई थी कि आप इसको नॉमिनेट करें। आपने बोर्ड की कंपोजिशन की पूरी शक्ल को खराब कर दिया, आपने बोर्ड के पूरे कंट्रोल को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हो वकील साहब, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं। वकील साहब, आप बता दीजिए, जो गैर मुस्लिम 2 सदस्य बनाए जा रहे हैं, क्या उनको अधिकार है? उनके अधिकार बताए आपको क्या है? पहले वक्फ एक्ट में उनके अधिकार आप बताइए क्या है? जो 2 गैर मुस्लिम भाई बनाए जाएंगे उनके क्या अधिकार है आपको पता है? उनके सिर्फ प्रशासनिक अधिकार हैं जी, तकनीकी अधिकार हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है आपके धार्मिक कार्यक्रमों में या धार्मिक देश में। आप ऐसा कानून लाइए ना, जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी बोर्ड हैं, हर बोर्ड में हर कास्ट का लेके आइए। और आप बताइए ना, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर अगर गरीब पसंदीदा मुसलमान का फायदा होता है, बच्चों का फायदा होता है, अगर बेसहारा महिलाओं का फायदा होता है, आप पसंदीदा मुसलमानों के फायदे की बात नहीं करें। आप बताइए, पसंदीदा मुसलमानों के फायदे की बात नहीं करें, हाथी की दांत दिखाने की और खाने के अलग होते हैं। आपको पता है क्या वकील साहब, आपके ऊपर कितने % देश के वकील साहब ये तो बताइए, मुसलमानों की कितनी संपत्ति थी, पूरे देश को पता है, होनी चाहिए थी। 1 मिनट, पूरे देश को पता है 2014 में कितनी थी और 2014 से लेकर 2013 के संशोधन के बाद 2024 तक कितनी हुई। गृह मंत्री संसद में भी बता चुके हैं। लेकिन आरसी जी, ये सवाल तो वैलिड है ना भाई? 1 मिनट सर, 1 मिनट। 21 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन, 12,000 करोड़ की आय होनी चाहिए, आप 163 करोड़ की आय बता रहे हो, तो 11,800 आरसी चौधरी जी, 1 मिनट सर, ठीक है, और कट्टरपंथियों ने जब 1 कब्जा मिनट कर लिया है, भाई, आरसी चौधरी जी, भाई ये सवाल तो पूछेगा ना। 1 मिनट आरसी जी, 1 मिनट सर, आरसी जी, ये सवाल तो मुस्लिम समाज भी पूछेगा और पूछना भी चाहिए कि आपने एक अच्छा काम किया, आपने 2 कमेटियां बनाई, एक 2007 में रिपोर्ट सबमिट करती है और एक 2006 के अंदर, जिनमें से एक सच्चर कमेटी। 2013 तक उस पर कोई काम नहीं होता, रिकमेंडेशन को बिल्कुल नहीं माना जाता। इंटरेस्टिंग यह है कि 2013 में चुनाव से पहले शायद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर के अंदर उसको एक बार फिर से रिकमेंडेशन के साथ चेक करने के लिए कहा जाता है। अगर वाकई में सच्चर कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था तो काम क्यों नहीं हुआ वक्त को लेकर? विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा, आप जिस कमेटी की बात करें उस कमेटी का गठन किसने किया? कमेटी की अगर जो राय आई, कमेटी की जो सिफारिशें आई, अगर उनको लागू करना है, आज जिस प्रकार से जिस मुद्दे पे आप चर्चा कर रहे हैं, जिन आप घटनाओं का आज जिक्र कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर सरकार का, सियासत की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लोगों के अंदर भरोसा कायम करे। जब हुकूमत की नीयत में अगर खोट लगने लगे, जब देशों को लागू करना था, आपने नहीं किया, मुसलमान भाइयों का, बहनों का भला नहीं किया। एक मिनट भाई, मैं सिर्फ आरसी जी बेसिक सवाल कर रहा हूं कि भाई 6 साल थे, अच्छे रिकमेंडेशन आए,
वो लागू क्यों नहीं हुए? 6 साल कम होते हैं सरकार के लिए। विजेंद्र जी मैं कहना चाहूंगा, आपके लिए 6 साल महत्वपूर्ण हो सकते हैं, 6 साल से ज्यादा 12 साल महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 12 साल और बीत गए, ये भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति से बिल्कुल, पूछना हाँ, चाहिए बोलिए, था कि भाई 12 साल हो गए क्यों नहीं लागू की थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भरोसा सबसे बड़ा, लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है और जनता का भरोसा सबसे बड़ी कमाल बात कर रहे हैं होती है। सर। आप अगर ये कहेंगे तो 12 कमेटी साल से 18 रिकमेंडेशन दे साल रही भारतीय है, जनता पार्टी आप ने लागू क्यों नहीं बिता कर रहे दिए? हैं। अब जब आप कह चीजें रहे हैं ऐसे कि कि भाई आप जो लागू हो रहा है उसको हम मानेंगे नहीं। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, विक्रांत फाइनल कमेंट, क्योंकि आपको वक्त भी कम मिला है, कांग्रेस को तो लेकिन फिर भी मैं भारतीय जानना जनता चाहता ने हूं नकार दिया है। 2014 में 44 सीटें थी, 2019 में 52 सीटें थी, 2024 में टोटली आपको भारत जन की एजेंडे जनता का ने सामना दिया है। चलें जी, आपने चलें जी, एक मिनट। जनता की भावनाओं को इससे मुसलमानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है, किसी किस्म के मुसलमान का फायदा नहीं होने वाला है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज को हड़पने की, उन्हें बर्बाद करने के लिए अमेंडेड एक्ट है। इस एक्ट के ऊपर देश का कोई भी मुसलमान भरोसा नहीं करता है। चुनिंदा चंद लोग हैं जो सरहरी गुलाम हैं सरकार के, वो लोग इसके फेवर में बोल रहे हैं। कैसे आई, किसने बेची, क्यों खरीदी, क्यों हड़प रखी है? ओबीसी के पास 3000 करोड़ की संपत्तियां कहां से आ गई? चलिए, शुक्रिया शुक्रिया शैलेंद्र जी, शुक्रिया आरसी चौधरी जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। विक्रांत, एक कमेंट, फाइनल कमेंट जल्दी से। विजेंद्र जी देखिए, ये कानून लागू हो चुका है। जब राष्ट्रपति महोदय ने इस पे साइन किया तभी से ये कानून लागू हो चुका है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे नहीं लगाया। इट शुड बी वेरी मच क्लियर। दूसरी चीज, ये केवल एक प्रशासनिक सुधार का कानून है, इससे किसी की धार्मिक या मजहब में कोई इंटरफेयर नहीं है। ये एक फॉल्स नैरेटिव विपक्ष के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ठीक है। तीसरी चीज, बहुत बड़े मुस्लिम समुदाय, चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विक्रांत जी, अली साहब, चौधरी साहब और शैलेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट के दौरान हम हर दिन ये कोशिश करते हैं कि एक बौद्धिक डिस्कशन हो सके जिसको आप भी बेहतर तरीके से समझ सके, लेकिन अफसोस शोरगुल के बीच में हर बार एक महत्वपूर्ण मुद्दा इसी तरीके से निकल जाता है। उम्मीद करेंगे किसी दिन एक बेहतरीन डिबेट जिसमें सब पैनलिस्ट तथ्यों के साथ बिना एक दूसरे को रोक टोक अपनी बात को कहे ताकि जनता तक सही बात पहुंच सके। नमस्कार।